गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिजिक्स में पिछली क्लास में हम लोगों ने गोले दर्पणों से रिलेटेड जितना भी नॉमेनक्लेचर था, जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स आते थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे। आज सबसे पहले हम लोग जो चीज़ स्टडी करेंगे वो होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। क्योंकि आपकी जो बुक होती है ना, उसमें एक वर्ड और लिखा रहता है विंब, जिसको आप बोलते हैं। तो विंब मतलब ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विंब कहते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि उसी को बोला जाता है वस्तु। हिंदी अंग्रेजी में उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, वस्तु या विंब वो चीज़ होती है जहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं। एक्चुअली वहाँ से निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रकाश किरणें वहाँ से चलकर दर्पण पर आती हैं, टकराती हैं, उसके बाद उसका परावर्तन होता है। तो जिस भी पॉइंट से या जिस भी चीज़ से, वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और फिर उनका दर्पण में परावर्तन होता है, वो वाली वस्तु को ही हम क्या बोलते हैं, विंब बोलते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं, सबसे पहले मैं विंब की बात कर देता हूँ। विंब क्या होता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ तो काफ़ी आसान है, तो बड़ी जल्दी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं और इसके बाद मैं आगे चलूँगा। तो क्या होता है विंब? जिस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और दर्पण पर टकराती हैं, फिर परावर्तित होती हैं, उसके बाद उनका जो भी कुछ होता है, लेकिन जिस वस्तु से प्रकाश किरणें चलकर दर्पण पर टकराती हैं, वो वाली वस्तु को ही हम विंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश किरणें चलकर दर्पण पर टकराती हैं, दर्पण पर टकराती हैं, उस वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। उस वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका बिंब। तो ऑब्जेक्ट तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश किरणें वो बल्ब ही हो। क्योंकि अगर आप ये सोचने लगेंगे कि प्रकाश किरणें तो बल्ब से निकलती हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअली वहाँ से निकल रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये वस्तु है, इस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद यहाँ से लाइट फिर से ऐसा निकल के चलती है, और ये लाइट जब दर्पण पर पड़ेगी, जाकर टकराएगी, उसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जो कुछ भी होगा, उसके बाद हम नहीं कहे थे, पर ये उस समय इसको हम बोला करेंगे वस्तु। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है, इमेज। ठीक है ना, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वैसे तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जिस जगह पर आपको किसी वस्तु लगे, जैसे कि आपने कहीं पर देखा और आपको लग रहा है कि वहाँ कोई वस्तु रखी है, वहाँ पर एक्चुअली वस्तु रखी हो भी सकती है और वहाँ पर वस्तु नहीं भी रखी हो सकती है, पर हमारी आंखों को धोखा भी तो हो सकता है कि वहाँ वस्तु रखी है। लेकिन अगर हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर वस्तु रखी है, तो उसके हम प्रतिबिंब बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेज। तो इमेज क्या होती है? इमेज इज द परसेप्शन ऑफ आवर आइज। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो ये इमेज की डिफिनीशन होती है। इमेज इज द परसेप्शन ऑफ आइज। आँखों को किसी जगह पर अगर लगता है कि वहाँ पर एक वस्तु रखी है, भले वहाँ पर वस्तु रखी है या रियल में नहीं रखी हुई है,
हम उसको क्या बोला करेंगे, प्रतिबिंब बोला करेंगे। तो वही मैंने लिखा इमेज इज द परसेप्शन ऑफ आईज। अब हम इसके हट करके भी एक डेफिनेशन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन तो हमने बता दिया है, सबसे छोटी डेफिनेशन है, पर आपको हिंदी में मैं लिख के दिखाऊंगा, वो आपको याद करनी है। पर अगर कहीं पर आप ये भी बता देते हैं डेफिनेशन ना, तो ये भी इमेज को कंप्लीटली डिफाइन करती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमेज क्या होती है और सही से समझिए। आपने बिंब को समझा, आपने ऑब्जेक्ट को समझा। ऑब्जेक्ट से लाइट रेस चली, दर्पण पर पड़ी, दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होगी, क्योंकि मिरर है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये रिफ्लेक्ट होंगी। दर्पण से परावर्तन के बाद वो जब वापस लौटेंगी तो वो जिस बिंदु पर मिलेंगी या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसको हम वस्तु का क्या बोला करेंगे, इमेज बोला करेंगे। ठीक है, अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल पहले आपके लैंग्वेज में मैं इस डेफिनेशन को नोट कर देता हूं। किसको प्रतिबिंब बोला जाएगा? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु को ही उस बिंदु का प्रतिबिंब उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई इमेज की डेफिनेशन कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसको देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, अब इस वस्तु से सभी दिशाओं में ऐसे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ऐसे लाइट रेस इससे निकल रही हैं। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके सामने हम खड़े हो गए। अब अगर इसके सामने हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी भी होंगी जो उससे जो प्रकाश किरणें चली हैं वो हमारी आँख पर भी पड़ेंगे जा करके। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी आइज को सेट किया, ये हमारी आँख है। अब देखो, भले ये सारी किरणें बाहर चली गई तो वस्तु से जितनी प्रकाश किरणें चलेंगी वो सब के सब प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर प्रवेश करेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है प्यारे बच्चों। वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें सब दिशाओं में चलती हैं, पर हमारी आंखों पर आने वाले उनमें से कुछ किरणें ही प्रवेश करेंगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें केवल और केवल 2 प्रकाश किरणें ही ज़रूरी होती हैं। 2 प्रकाश किरणें ही लेकर के आप हमेशा इमेज बनाया करेंगे। ठीक है, तो हमने अपनी आइज़ को यहाँ सेट किया। अब हम देखते हैं कि ये 2 प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर प्रवेश करती हैं। हमारी आंखों का जो देखने का हमारा जो सिस्टम है, हमारा देखने का सिस्टम में कौन कौन आता है? हमारी आइज़ आती हैं।
आइज से होकर जाने वाले जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो होती हैं, और वो नर्व्स कहाँ को जाकर कनेक्ट करती हैं, माइंड को, ब्रेन को, तो ब्रेन होता है। हमारे जो देखने का सिस्टम है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं ना, ये 3 चीज़ें काम करती हैं। कौन कौन सी? हमारी आइज़, आइज़ से जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स, और वो नर्व्स कहाँ पर जाती हैं? ब्रेन को जाती हैं। तो आइज़ और इसके बाद नर्व सिस्टम और इसके बाद ब्रेन, ये 3 चीज़ें हमारे देखने के सिस्टम में होते हैं। और हमारे देखने के सिस्टम को ना लाइट रेस को मोड़ना नहीं आता, लाइट रेस को मोड़ना नहीं आता। तो हमारे देखने के सिस्टम का क्या तरीका है, क्या मेथड अडॉप्ट करता है वो इमेज बनाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 2 लाइट रेज हमारी आंखों पर प्रवेश करी, और भी प्रवेश कर रही होंगी, बट फॉर द इमेज फॉर्मेशन वी नीड ओनली 2 लाइट रेज, ओनली 2 लाइट रेज। तो ये 2 लाइट रेज हमारी आंखों पर प्रवेश करी, और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी आंख का, नर्व का और ब्रेन का जो पूरा मिला के देखने का एक जो सिस्टम है ना, इसको लाइट रेज को मोड़ना नहीं आता। तो ये क्या करता है? ये जो 2 लाइट रेज हमारी आंख पर प्रवेश करती हैं, उन 2 लाइट रेज को बैक ट्रैक करता है, बैक ट्रैक करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? बैक ट्रैक करता है। बैक ट्रैक करता है मतलब उन किरणों के साथ पीछे पीछे, उन किरणों के पीछे पीछे, उन किरणों के साथ साथ चलता है। मतलब ये किरणें जैसे आई हैं, ये किरणें आई हैं, तो इसके साथ साथ पीछे पीछे चलेगा, इसके साथ भी पीछे पीछे चला, और चलते 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 हमने देखा कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं आकर के। तो हमारी आंखों को ये फील होता है, हमारी आंखों को ये अनुभव होता है कि इसी जगह पर क्या है? इसी जगह पर इमेज है। ये तो हमारे देखने के सिस्टम को ना लाइट रेज को मोड़ना नहीं आता। अब देखो क्या हो सकता है, यहीं पर क्या था? ऑब्जेक्ट भी था, वस्तु भी थी, बिंब भी था, और इसी जगह पर क्या है? प्रतिबिंब भी है। तो हो सकता है जिस जगह वस्तु है उसी जगह भी प्रतिबिंब हो सकता है। मैंने क्या बोला? इमेज इज द परसेप्शन ऑफ आवर आइज। हमारी आंखों को जो धोखा है, परसेप्शन मतलब एक प्रकार का धोखा, जहां पर मुझे देखकर लगता है कि ये वस्तु रखी है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब है। अब हम पास जाकर ये देखेंगे कि उस जगह पर वाकई में वस्तु रखी है या नहीं रखी है। तो उस जगह पर वस्तु वाकई में रखी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जिस जगह वस्तु है उसी जगह पर हमको इमेज भी दिखाई देती है। तरीका मैंने क्या बताया? तरीका बहुत ध्यान रखिएगा कि मेथड क्या है इमेज को बनाने का। फिर से एक बार बता दूं, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, कोई 2 लाइट रेज पकड़ लीजिए जो हमारी आंखों पर एंटर करेंगे, ठीक, और उन्हीं लाइट रेज के पीछे पीछे चलिए, उन लाइट रेज को बैक ट्रैक करिए, पीछे पीछे चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। जिस जगह पर आकर के दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर उस वस्तु का इमेज बन जाएगा। अब ये इस केस में आप देख रहे हैं जिस जगह पर ऑब्जेक्ट है उसी जगह पर इमेज बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट होगी उसी जगह भी इमेज बन सकती है। अब एक दूसरा केस भी देखिए, एक दूसरा केस भी देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक मिरर रख लिया, मान लिया ये मैंने रख लिया यहाँ पर प्लेन मिरर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे चली, एक लाइट रे यहाँ पर गई और एक लाइट रे ऐसे गई। जब लाइट रेज ऐसे जाएंगी तो ये मिरर पर पड़ी, मिरर पर पड़ने के बाद इनका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, ठीक। परावर्तन के नियमों का पालन इन्होंने किया और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई ये लाइट रेज ऐसे जाएंगी। यहाँ पर हमने अपनी आइज को सेट कर लिया, ये हमारी आँख है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। मैं पूरा लिख देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रेज ऐसे गई, मिरर पर टकराई और मिरर से परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद जब किरणें जा रही थी तो हमने उसके सामने अपनी आइज को जाकर ऐसा सेट कर दिया। हमको इसकी इमेज देखनी है ना कहाँ बनी है, तो हमने जाकर अपनी आंखों को उसके सामने लगा दिया। अब ये 2 लाइट रेज हमारी आंखों पर इंटर करने लगे। और अभी मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, अभी मैंने एक तरीका आपको बताया है, इसको थोड़ा सा मैं फिगर में चेंज कर लेता हूँ जरा, ऐसे कर लेते हैं। ये 2 लाइट रेज जाती हैं और जाने के बाद ये ऐसे आँख पर पहुँचती हैं, इनको
और ऐसे मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो इमेज फिर नहीं बन पाएगी। ऐसे एक लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, एक लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये दो लाइट रेज जा रही थी और हमने जाकर हम सामने इसके खड़े हो गए, तो ये दोनों लाइट रेज हमारी आंखों पर प्रवेश करने लगी। और अभी मैंने तरीका बेटा क्या बताया है, क्या करना है। हमारे पास नेचर ने जो हमारे अंदर देखने का सिस्टम लगाया है, हमारी आइज़ के पीछे नर्वस सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हमारा ब्रेन, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारे देखने का सिस्टम बनता है। और हमारे देखने के सिस्टम को लाइट रेज को मोड़ना नहीं आता, लाइट रेज को मोड़ना नहीं आता। तो जो दो लाइट रेज हमारी आंख पर पड़ेंगी जा करके, उनको हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनको हम बैक ट्रैक करेंगे। तो हम ऐसे पीछे पीछे चलते आए चलते आए चलते आए, ऐसा इसके पीछे पीछे भी चलते आए, दोनों लाइट रेज चलते आए इसके पीछे पीछे, और हमने देखा कि ये लाइट रे ऐसे जा रही है और ये लाइट रे ऐसे जा रही है। हमने देखा कि दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों प्रकाश किरणें इस जगह पर एक दूसरे को काटती हैं। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, इस बार हमको जो इमेज दिखने लगेगी, इस बार वो इमेज हमको यहाँ दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला, हमारे देखने के सिस्टम को प्रकाश किरणों को मोड़ना नहीं आता। तो हमारे देखने के सिस्टम में ये करना नहीं आता कि यहाँ तक आई किरण, यहाँ तक आई, फिर वो ऐसे मुड़ दिया ऐसे मुड़ दिया, नहीं आता। हमारे देखने के सिस्टम को ये सब नहीं आता, उसको सिर्फ और सिर्फ सीधा चलना आता है। यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहीं पर वस्तु की क्या बन जाएगी, इमेज। अब प्यारे बच्चों देखो, वस्तु यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन इमेज यहाँ पर बनी। इस केस में क्या हुआ था, जिस जगह ऑब्जेक्ट था उसी जगह इमेज बनी थी। यहाँ पर जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह इमेज नहीं बनी, इमेज दूसरी जगह पर बन रही है। तो ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि जिस जगह ऑब्जेक्ट हो इमेज भी उसी जगह पर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट हो उस जगह इमेज ना हो बल्कि दूसरी जगह बनी जाकर के। समझ आई बात आपको? तो इस तरीके से ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। पर सब चीज़ें आप भूल जाइए, एक चीज़ जरूर याद रखिए, इमेज बनाने का मेथड क्या होता है। इमेज बनाने का मेथड ये है कि परावर्तन के बाद जो दो किरणें जा रही हैं, आप उनके सामने अपनी आइज़ को सेट कर दीजिए। उन दो किरणों के सामने जब आइज़ को आप सेट कर देंगे तो वो दो किरणें आपकी आंख पर प्रवेश करेंगी। उन लाइट रेज को बैक ट्रैक करिए, मतलब उनके साथ साथ पीछे पीछे चलिए। पीछे पीछे चलते हुए मोड़ना नहीं है, कहीं ध्यान रखिएगा। उनके साथ साथ पीछे पीछे चलिए और देखिए कि कहाँ से आती हुई नजर आ रही है। वो जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे जाकर, वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इमेज का फॉर्मेशन का तरीका होता है और इस तरीके से प्रतिबिंब होता है। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जिस जगह वस्तु है उसी जगह पर क्या हो सकता है, उसी जगह प्रतिबिंब हो भी सकता है। और इस केस में देखो, और जिस जगह वस्तु है उस जगह प्रतिबिंब नहीं भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। तो ये हुई इमेज। वस्तु किसको कहते हैं, बिंब किसको बोलेंगे, और इमेज किसको बोला जाएगा। इमेज प्यारे बच्चों दो प्रकार की होगी। इमेज दो प्रकार की होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लेता हूं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक होता है प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और एक दूसरा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज बोला जाता है, रियल इमेज। और आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब को बोला जाता है अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज। ठीक, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो बेटा, रियल इमेज होती है, इमेज की परिभाषा आपने देखी थी ना अभी, क्या देखी थी, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो
तो वास्तविक प्रतिबिंब वो होगा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उससे बोलते हैं वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जहां पर रियल में मिले वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं वास्तव में वहां नहीं मिल रही हैं तो वो हमें बोला जाए, उसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए परिभाषा नोट कर देते हैं दोनों की। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पीछे जो फिगर बनाया था हमने, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा है, तो ये और इसमें दोनों में आपको कहाँ लगता है कि किरणें वाकई में मिल रही हैं और कहाँ लगता है कि वहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पर आपको लगता होगा कि यहाँ पर वाकई में मिल रही हैं किरणें। ठीक है ना, तो ये कौन सी इमेज है प्यारे बच्चों, इसको बोला जाएगा रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो सेम परिभाषा ही लिख देंगे, बस लिख देंगे मिलती आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब वाकई में नहीं मिलती हैं, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस वस्तु का, उस बिंदु को, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। और जो पीछे फिगर हमने लिया था उसमें आभासी प्रतिबिंब कौन है, देखो ये जब किरणें पीछे बढ़ाया तो हमको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, पर क्या रियल में यहाँ किरणें जा रही हैं? लाइट रेस तो यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे लाइट रेस गई और फिर इधर निकल गई। यहाँ तो वाकई में तो कोई प्रकाश की किरण गई ही नहीं ना, इसलिए केवल ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए ये वाला जो इमेज बेटा बना हुआ है, इस इमेज का नाम हमने रखा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। एक छोटी सी चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि जो रियल इमेज होती है इसे हम पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसमें मैं नोट करके लिखे दे रहा हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और यहाँ पर लिख देते हैं नोट कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को, इससे रिलेटेड कभी कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पर फिर से आते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप देखें कि अगर आप एक स्क्रीन ले लें, कुछ भी ले लें, अपना हाथ ही रख लें। अगर आप अपना हाथ यहाँ पर रखें और फिर अपना हाथ यहाँ पर रखें, या एक पर्दा ले लीजिए, उस पर्दे को यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो। अब आप ये देखिए किस जगह पर वाकई में प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो प्रकाश की किरणें आपको मिल भी जाएंगी, पर यहाँ बेटा अगर रखोगे आके कोई स्क्रीन ऐसे यहाँ पर रखोगे तो प्रकाश किरणें तो प्यारे बच्चों ये गई हैं और परावर्तन के बाद इधर चली गई हैं। क्या यहाँ पर वाकई में कोई प्रकाश की किरण जा रही है? तो आंसर है प्रकाश किरण तो यहाँ कोई जा ही नहीं रही है। ये तो हमारा परसेप्शन है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश किरणें आती हैं, इसलिए इसका नाम इमेज है। रियल में तो लाइट रेज यहाँ से ऐसे चली और परावर्तन के बाद इधर निकल गई। कोई भी लाइट की रे यहाँ पर कभी गई ही नहीं। अगर यहाँ पर कभी कोई लाइट की रे नहीं गई तो अगर पर्दा लगाएंगे भी तो उस पर्दे पर कुछ चमकेगा नहीं, क्योंकि लाइट तो वहाँ गई ही नहीं। अगर कुछ चमकेगा नहीं तो ये वाली इमेज पर्दे पर नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे तो यहाँ रियल में लाइट रेज हैं। अगर रियल में लाइट रेज हैं, प्रकाश की किरणें हैं, तो ये वाला पॉइंट चमकना शुरू कर देगा। अगर चमकेगा इसका मतलब यहाँ पर पर्दे पर प्रतिबिंब हमको दिख जाएगा उसका। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो रियल इमेज है उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 1 मार्क क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है आपसे। फिर से, वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ बना है वहाँ अगर पर्दा रखोगे तो चमकेगा वो लाइट, क्योंकि वहाँ पर वाकई में है। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जहाँ बना, अगर यहाँ पर आप पर्दा लगाओगे तो रियल में देखो यहाँ तो कोई प्रकाश की किरण गई ही नहीं, वो तो हम महसूस कर रहे हैं कि वहाँ से आ रही है। वहाँ तो कभी कोई प्रकाश की किरण गई नहीं। तो अगर यहाँ पर पर्दा आप लगाने जाओगे तो कुछ चमकेगा नहीं, क्योंकि रियल में तो कोई लाइट की किरण वहाँ गई नहीं ना, इसलिए वो उसको पर्दे पर नहीं ले सकते। ये यहाँ पर पर्दा रखोगे तो भी कुछ बनेगा नहीं, कुछ चमकेगा नहीं, कुछ इमेज नहीं दिखेगी। इसलिए मैंने लिख दिया आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ओके, तो ये तो हो गई इमेज और उसकी बातें। अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो ये है कि क्योंकि हमने बिंब भी पढ़ लिया, प्रतिबिंब भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लिया, कितने प्रकार की होती है ये भी देख लिया। अब हम ये प्यारे बच्चों देखना चाहते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। वैसे एक्चुअली मैं बताऊं, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के केवल 3 नियम होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो जैसा कि मैंने बताया कि दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हुआ करते हैं। 1 बाय 1 हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला रूल जो हम स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों वो ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष समझते हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या तो मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। देखो मैं पहले फिगर बनाता हूँ, इसके बाद मैं रूल लिखूंगा। दोनों ही फिगर मैं बना के आपको दिखाऊंगा, अवतल भी और उत्तल भी। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। पॉलिश के लिए मैं ये चीज़ यूज़ कर लूँगा। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा दर्पण मैंने बनाया? अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक उत्तल दर्पण। ऐसे इसमें दबे हुए तल में पॉलिश रहेगी, तो ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण। ये हमने इसकी मुख्य अक्ष बना ली। यहाँ पर मैंने बनाया है उत्तल
और दर्पण। ओके, ठीक। इस पर भी हम एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये मुख्य अक्ष, इस पॉइंट को आप जानते हैं ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर भी इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं और सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर पड़ेगा। ठीक, ये सब आपको बताया जा चुका है। इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ कहीं पर पड़ जाएगा। इसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, कैपिटल एफ से लिखेंगे। इसका प्रिंसिपल फोकस, तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर पड़ेगा। ठीक, अच्छा, पहला रूल मैंने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से गुजरती हैं और या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से गुजरती हैं, ये अवतल दर्पण में होता है, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल दर्पण में होता है। कैसे? देख लो जरा। ये मैंने यहाँ पर लाइट की रे डाली, देखो मुख्य अक्ष के समांतर मैंने भेजी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, उसके समांतर प्रकाश किरण गई तो अवतल दर्पण में क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से ऐसे निकल जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा? अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे एक लाइट रे भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये अपरावर्तित होकर ऐसे चली जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर आप अपनी आइज को सेट करके देखेंगे, आँख रख के देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी आपको। ठीक है, तो ये एक नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अथवा मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती है किसमें? अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसलिए हम नियम को एक ही में लिखेंगे, दोनों के लिए प्यारे बच्चों अलग अलग नियम नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर आपको दोनों अलग अलग याद करने पड़ेंगे। इसलिए कम आपको याद करना पड़े, आपको ज़्यादा परेशानी मत हो, इसलिए मैं एक ही में दोनों को लिख दूंगा। पर यह पहला नियम है, आप याद रखिएगा। रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें 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 दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर से मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। ओके, तो ये प्यारे बच्चों रूल है। आप इसी रूल के तहत जब भी कभी इमेज बनाना हो, ये रूल का इस्तेमाल आपको करना है। क्या कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजना तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजारना उसको, और उत्तल दर्पण में उस दिशा में ले जाना जहां से देखने पर आपको लगे कि ये मुख्य फोकस की ओर से आ रही है। ये पहला रूल, इसको याद रखना है। इमेज फॉर्मेशन में प्रतिबिंब के बनाने में हमें इस रूल की जरूरत पड़ा करेगी। ठीक, ओके, दूसरा रूल पे आ जाते हैं। रूल नंबर 2। रूल 2 में ये होता है प्यारे बच्चों, इसी का उल्टा कर लीजिए। उल्टा ऐसे कर लीजिए कि मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें
मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, फिर हम उसको फिगर बनाकर आपको दिखाते हैं। तो रूल नंबर 2 है मुख्य फोकस से गुजरने वाली अथवा मुख्य फोकस से गुजरने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है मुख्य फोकस से गुजरने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब थोड़ा सा जरा इसको फिगर की हेल्प से समझिए। यहाँ पर मैंने ले लिया अवतल दर्पण, इसमें उभरे हुए तल में पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष बना लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ये सारी चीज़ें, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बार बार मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक उत्तल दर्पण, जिसमें दबे हुए तल में पॉलिश लगी होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये यहाँ पर है प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं ध्रुव। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होता है प्रिंसिपल फोकस। तो इस रूल में क्या लिखा है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। या तो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरे और या तो प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही हो। जैसे अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो मुख्य फोकस से गुजर रही है, देखो, और इसमें कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ये लाइट रे हमने ले ली। ये लाइट रे बेटा ऐसी है जो बिल्कुल मुख्य फोकस को निशाना करके जा रही थी, बिल्कुल मुख्य फोकस की तरफ जा रही, तो पीछे तो जा नहीं सकती पॉलिश की दिशा में, उसको तो यहीं से रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। ये वाली मुख्य फोकस से गुजर रही थी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, ऐसे दर्पण पर पड़ेगी। जब दर्पण पर पड़ेगी उस समय परावर्तित होगी। तो रूल के मुताबिक ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गई है, रूल के मुताबिक ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के गई है। अगर मुख्य फोकस से होकर गई है तो दर्पण से टकराएगी, परावर्तित होगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही थी। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो पीछे तो जा नहीं सकती, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी। तो इसमें मुख्य फोकस से जाएगी, दर्पण पर टकराएगी, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर निशाना करके जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और भी प्रकाश किरणें आप ले सकते हैं, जैसे ये एक प्रकाश किरण है, देखो मुख्य फोकस से गई, अगर मुख्य फोकस से गई तो दर्पण के परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसी एक प्रकाश किरण यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। ये प्रकाश किरण देखो मुख्य फोकस को निशाना करके जा रही थी, जैसे दर्पण पर टकराई ऐसी परावर्तित होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये है हमारा दूसरा रूल जिसे आपको याद रखना है, और इसको याद रखोगे तो ही इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग। एक तीसरा रूल होता है, उसको भी देख लेते हैं, थर्ड रूल, रूल नंबर 3। रूल 3 ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई प्रकाश किरण है जो
वक्रता केंद्र से निकल गई है, अगर कोई प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से निकल गई है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो वो दर्पण पर अभिलंबवत पड़ेगी, और अभिलंबवत जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौट जाती है। इस वजह से यहाँ पर भी ये हो जाएगा। तो रूल पहले हम नोट कर देते हैं और इसके बाद हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो यहां पर लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी दिशा में, किस दिशा में? जिस दिशा से वो आई हैं, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। ओके, तो ये एक रूल आपको याद रखना है। अब थोड़ा इसको भी फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, चाहे वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरी हो या वो वक्रता केंद्र को निशाना बना के जा रही हो, जैसे दर्पण में पड़ेगी, टकराएगी, परावर्तित होगी। परावर्तन के बाद उस प्रकाश किरण को आपको उसी दिशा में वापस भेजना है, किसी और दिशा में नहीं भेजना। जैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, उभरे हुए भाग में पॉलिश लगा दी, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पर उसका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण में बना देते हैं। उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा प्रकाश का, दबे हुए तल में पॉलिश लगाई जाएगी। ये ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र पड़ेगा, यहाँ कहीं उसका प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब मैंने जो रूल में लिखा, क्या लिखा कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। देखो, मान लिया ये एक लाइट रे से जा रही है और ये लाइट रे कहाँ से गई है? वक्रता केंद्र से। तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, टकराएगी दर्पण पर, परावर्तन होगा। अब परावर्तन के बाद किधर भेजना है उसको? आप बिल्कुल, आपको आसान है ये कि जिस दिशा से आई है उसी दिशा में प्यारे बच्चों वो वापस निकल जाएगी। अगर यहाँ से आई है तो इसी डायरेक्शन पे वो वापस भी हो जाएगी। ना तो मुख्य अक्ष के समांतर करना है, ना किसी और डायरेक्शन पे आपको भेजना है उसको। ऐसे यहाँ पर भी अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसी है जो वक्रता केंद्र की तरफ निशाना बना के जा रही है, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो वक्रता केंद्र की ओर निशाना बना के जा रही है, इस तरह से, ये देखिए, तो ये प्रकाश की किरण ऐसी प्रकाश की किरण है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल वक्रता केंद्र को टारगेट कर रही है। अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो वो जाके सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर काट देगी जाके। तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो वक्रता केंद्र को निशाना बना के जाती है तो दर्पण से टकराएगी, परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद किधर भेजना है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिशा से आई है उसी दिशा में उसको भेज दीजिए। अगर वो इस डायरेक्शन से आई है तो आपको इसी डायरेक्शन पे उसको वापस भेज देना है। और ये सिर्फ ऐसे प्रकाश किरण के लिए नहीं,
ऐसी प्रकाश किरण के लिए भी यही नियम लागू। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो फिर परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को निशाना बना के जा रही है, इसको निशाना बना के अगर जा रही है तो जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। तो ये बेटा 3 रूल्स हैं जिनकी मदद से गोली दर्पणों से हम इमेज को बनाया करेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए आज क्या क्या स्टडी किया है हमने। आज सबसे पहले पढ़ा है कि वस्तु क्या होती है, बिंब क्या किसको कहते हैं, फिर पढ़ा कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, फिर मैंने फिगर बना के दिखाया कि प्रतिबिंब जहाँ पर वस्तु है वहाँ पर भी प्रतिबिंब बन सकता है और ऐसी जगह पे प्रतिबिंब बन सकता है जहाँ पर वस्तु नहीं है। ये वाली इमेज को रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इस वाली इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज को पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब अगर है तो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसको। इससे बड़ा सिंपल सा मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। आप रोज सुबह जब तैयार होते हैं स्कूल के लिए तो आप अपना शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, और दर्पण में आपको इमेज दर्पण में जब देखते हो तो पीछे साइड दिखती है। ऐसे देखते हो ना, तो जितनी दूर दर्पण से आपका चेहरा है उतनी दूर उसके अंदर आपको पीछे इमेज दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इमेज दर्पण में पीछे साइड बन रही है, दर्पण में बन रही है पीछे, दर्पण के पीछे नहीं बन रही है। ध्यान से समझिएगा, दर्पण के पीछे नहीं बन रही है, दर्पण में थोड़ा पीछे हट के बन रही है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्पण में थोड़ा पीछे हट के बन रही, तो हमने देखा कि पीछे बन रही है तो मैंने पीछे जाके एक पर्दा लगाया। क्या पर्दा लगाओगे जहां पर तो वहां पर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो दर्पण के पीछे अगर आप पर्दा लगाओगे तो बिल्कुल बेटा नहीं दिखेगा प्रतिबिंब। इसका मतलब साफ है कि रोज शीशे में जो आप अपना चेहरा देखते हो वो एक आभासी प्रतिबिंब है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही चीज मैंने बताई यहाँ पर। आप वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसको लिखा। दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियमों में 3 नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम। इन तीनों नियमों को फॉलो करते हुए ही आपको इमेजेस बनानी है, और इन तीनों नियमों को प्यारे बच्चों आपको याद भी करना है, क्योंकि जब हम इमेज बनाएंगे तो इन्हीं 3 नियमों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरेंगी या जो मुख्य फोकस की ओर जा रही होंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाया करेंगे। इसको याद रखिए। नेक्स्ट रूल है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गुजर जाएंगी या जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही होंगी, जब दर्पण से टकरा के परावर्तित होंगी तो अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी जिस मार्ग से वो आ रही थी। तो आज प्यारे बच्चों हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आगे और भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे से तैयार करिए एग्जामिनेशन में इस तरीके की चीज़ें। ये रूल्स तो खैर पूछे नहीं जाते हैं, पर रूल्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम इमेज बनाते हैं। अगर आपको रूल पता होंगे तो ही आप इमेज बना पाएंगे, नहीं तो फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।